हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हम रेजिस्टेंस डिस्कस करा चुके हैं, ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस हम इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करा चुके हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल्स देखिएगा रेजिस्टेंस पर, और इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें, आपको समझ आएंगे। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, मैंने रेजिस्टेंस के लिए एक रिलेशन लिखा था मेरे बच्चे, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। ठीक है ना? जरा ध्यान से देखो, इस रेजिस्टेंस R, ये रेजिस्टेंस R है क्या? जिस वायर का रेजिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हो, उस वायर का रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो हम फॉर्मूला लिखेंगे रो L अपॉन ए। तो इस फॉर्मूले में L क्या है? लेंथ है उस वायर की। अब प्रॉब्लम यह है कि लेंथ हम कौन सी लें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आपसे ये कहते बच्चों कि जैसे ये कोई ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मुझे रेजिस्टेंस बताना है, इस ब्लॉक का मुझे रेजिस्टेंस बताना है। तो जब इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस हम जब निकालेंगे तो इस फॉर्मूले को जब हम यूज करेंगे तो इस फॉर्मूले में जो L देख रहे हैं, इस ब्लॉक की लेंथ जो लेंगे हम कौन सी लेंगे, और ये जो A है ये एरिया क्रॉस सेक्शन है उस ब्लॉक का। जैसे इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस हमें पता करना है तो ये जो A है ना, ये इस ब्लॉक का क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया क्रॉस सेक्शन। तो हम इस वाले फॉर्मूले में L और A की जगह पर हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, कौन सी वैल्यू रखें? जैसे ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक की मान लो ये वाली लंबाई, ये वाली लेंथ, ये वाली इधर की तरफ, ये लेंथ मान लो 50 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है? ये साइड 50 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 1 सेंटीमीटर, ये वाली साइड, और ये वाली साइड है 1 सेंटीमीटर। मतलब ये तो 50, ये 1 और ये 1। ठीक है ना? तो अब इस फॉर्मूले में जब L हम यूज करेंगे, लेंथ जब लिखेंगे तो L इसमें कौन सी लें हम? ये वाली लंबाई लें या ये वाली लंबाई लें? और एरिया क्रॉस सेक्शन कौन सा लेंगे हम इसमें? इस वाले क्रॉस सेक्शन को लें या इस क्रॉस सेक्शन को लें? एक ही जगह पर हम इसका एरिया लिखें या इसका एरिया लिखें? प्रॉब्लम यह है, हमको इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। जैसे ये वाला फिगर बनाया है मैंने, देखो ये ब्लॉक बनाया है, इस ब्लॉक की ये वाली साइड 50 सेंटीमीटर और ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर और ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर। तो एक तरह से क्या बन गया? ये क्यूबॉइड बन गया। इस क्यूबॉइड का ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये वाला स्क्वायर हो गया ना, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और ये सरफेस कैसा हो गया? स्क्वायर हो गया। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, 1 और 1, तो ये सेक्शन स्क्वायर है, ये सेक्शन स्क्वायर है। और ये साइड कितनी है? 50 सेंटीमीटर ये वाली, और ये 1 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। ये चेक करो ध्यान से, ये तो 50 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, तो ये सेक्शन क्या हो गया? रेक्टेंगल। और इस वाली साइड का देखो, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 और ये 1, ये क्या हो गया? स्क्वायर सेक्शन हो गया। ये स्क्वायर हो गया और इसका दूसरा वाला फेस ये भी स्क्वायर हो गया। इधर वाला फेस रेक्टेंगल हुआ और इसका ये अपोजिट वाला फेस ये भी रेक्टेंगल हुआ। इधर देखेंगे आप तो ये भी रेक्टेंगल है और इसका अपोजिट वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये रेक्टेंगल है। तो क्वेश्चन में फाइंड करना है, मान लो आपको इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस पता करना है इन बिटवीन स्क्वायर फेसेस। इस फेस और इस फेस के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए मुझे। इन दोनों स्क्वायर फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस, इन दो फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस हमको चाहिए।
मैं यहां पर ये अलग से फिगर बना रहा हूं बच्चों, ये रहा, इसी फिगर को मैंने यहां बना दिया है, ध्यान दीजिए मेरी बात पर। देखो ये स्क्वायर फेस, ये स्क्वायर फेस, इन दोनों फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए मुझे, इस वाले फेस का। तो जिन दो फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस, जैसे इन दोनों फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए, तो एक काम कर लो आप, यहां पर एक बैटरी जोड़ दो, बैटरी कनेक्ट कर दो यहां पर। जरा गौर से देखना, इस बैटरी के द्वारा इस वाले एंड पर, इस वाले सेक्शन में करंट, यहां पर करंट, जहां पर करंट एंटर करती है, जहां पर करंट एंटर करे, यहां पर हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, तो करंट ऐसे एंटर करेगी ना। तो जहां पर जिस एंड पर करंट एंटर करे उसको क्या लें, जहां पर करंट एंटर करती है उसका लेंगे एरिया क्रॉस सेक्शन, और जिस डायरेक्शन में करंट चलेगी उस डायरेक्शन में लेंगे उसकी लेंथ। तो ये करंट यहां पर एंटर कर रही है, तो इस वाले सेक्शन का तो ले लो एरिया, और करंट ऐसे ही तो चलेगी ना, इस तरह से इस ब्लॉक में। अरे भाई करंट ऐसे ही तो चलेगी, और जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है उधर लेंगे हम इसकी लेंथ, इधर तो लेंगे लेंथ, ये तो एल की जगह पर लिखेंगे, और इस सेक्शन का जहां पर करंट एंटर कर रही है उस वाले सेक्शन का लेंगे हम एरिया। तो इन दो स्क्वायर फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए मुझे, इन दोनों स्क्वायर फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए। तो स्क्वायर फेस का रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर स्क्वायर फेस का लेंगे तो रो एल लेंगे, ये वाली लंबाई ये कितनी है, इस वाले फॉर्मूले में एल की जगह पर क्या लिखेंगे 50 अपॉन एरिया लेंगे इस सेक्शन का, क्योंकि जहां पर करंट एंटर करती है, यहां पर जैसे यहां पर करंट एंटर कर रही है तो इस वाले सेक्शन का लेंगे एरिया, और इसका एरिया कितना हो गया 1 × 1, 1 × 1। ये तो स्क्वायर सेक्शन का रेजिस्टेंस हो गया, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस हो गया। अब रेक्टेंगल फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस कैसे निकालें बच्चों, इन दोनों फेस के बीच का रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो यहां पर क्या लगाएंगे, इस जगह पर क्या लगा देंगे, बैटरी। करंट एंटर करेगी इस तरह से, ऐसे करंट एंटर करेगी, जिस एंड पर करंट एंटर करती है उस एंड का लेंगे क्या, एरिया क्रॉस सेक्शन, और जिस डायरेक्शन में करंट चलती है उस डायरेक्शन में लेंगे लेंथ। तो इस फॉर्मूले में रो इस मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, लेंथ जिधर करंट चल रही है वो लेंथ ले ली मैंने 50, और जिस एंड पर करंट एंटर करती है उस वाले सिरे का क्या लेंगे हम, उस एंड का क्या लेंगे क्रॉस सेक्शन, इस वाले का एरिया क्रॉस सेक्शन लेंगे। तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना हो गया 1 × 1, ये रहा स्क्वायर फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस, ये रहा। अब रेक्टेंगल फेस की बात कर रहा है, इन दोनों फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, यहां पर रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो एक काम कर लो, यहां पर बैटरी लगा दो। देखो मैंने यहां पर इस सेक्शन और इस वाले सेक्शन के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए मुझे, इस वाले सेक्शन का और इस सेक्शन के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो यहां पर क्या कनेक्ट कर दो, एक बैटरी कनेक्ट कर दो, यहां पर बैटरी लगा दो। ये बैटरी क्या कंडक्ट कराएगी, करंट, तो करंट तो ऐसे एंटर करेगी, ऐसे इधर चलेगी ना करंट, तो ऐसे। तो जिस एंड पर करंट एंटर कर रही है, जैसे ये ब्लॉक है, यहां पर हमने बैटरी लगा दी है, तो करंट ऐसे एंटर करेगी, तो इस वाले सेक्शन का लेंगे एरिया। तो इसका एरिया क्या हो गया, लेंथ कितनी है, अरे इसका एरिया लेंगे तो दिस साइड इंटू दिस साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका एरिया कितना हो गया, इसकी लंबाई कितनी है 50, ये 50 है, और ये साइड कितनी है 1। तो इस वाले सेक्शन का एरिया कितना हो गया, इस वाले सेक्शन का एरिया, इस वाले सेक्शन का लेंथ और इंटू ब्रेथ, इस वाले सेक्शन का एरिया चाहिए मुझे। तो रेक्टेंगल फेस के का रेजिस्टेंस हो गया रो इंटू एल। एल की जगह पर क्या लिखेंगे, जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है उस डायरेक्शन में लेंगे लेंथ। तो करंट तो ऐसे एंटर करती है, ऐसे एंटर करेगी यहां पर, तो ये लेंगे लेंथ, ये वाली साइड लेंगे, ये वाली, और ये वाली साइड कितनी हो गई, ये वाली साइड हो गई कितनी
1 सेंटीमीटर, ये 1 ही तो दिया है 1, तो L की जगह पर लिखेंगे 1 अपॉन एरिया इस वाले सेक्शन का लो तो ये 50 इंटू 1, तो एरिया हो गया 50 इंटू 1। तो स्क्वायर सेक्शन और रेक्टेंगुलर फेसेस के बीच के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? स्क्वायर सेक्शन का रेजिस्टेंस रो इंटू एल अपॉन ए, एल की जगह पर 50 अपॉन एरिया इस वाले सेक्शन का 1 इंटू 1, ये हो गया स्क्वायर सेक्शन का। स्क्वायर फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस तो ये रहा, और इन दो रेक्टेंगल फेसेस के बीच का रेजिस्टेंस ये रहा, और इनका रेशियो निकालना है तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो देखो ये अपॉन ये, इस रो से रो कैंसिल हो गया, ये 50 ऊपर पहुंचेगा तो 50 इंटू 50 कितना हो गया? 50 इंटू 50 2500 इज टू 1, तो ये रहा रिजल्ट आपका। अरे 50 को ही ऊपर ले जाओ तो 50 इंटू 50 कितना हो गया? 2500 अपॉन 1 बचेगा नीचे, तो 2500 इज टू 1। ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर। तो सिंपल सी बात, मैं एक बात बोलना चाहता हूं बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जब हम इस्तेमाल करते हैं R बराबर रो एल अपॉन ए, तो लेंथ हम किस डायरेक्शन में लेंथ लेंगे? कौन से लेंथ एल की जगह पर क्या लिखेंगे और ए की जगह पर क्या लिखेंगे? जिस डायरेक्शन में करंट कंडक्ट करती है उस डायरेक्शन में लेंगे लेंथ, और जिस एंड पर करंट एंटर करती है उस एंड का लेंगे हम क्या बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस फॉर्मूले को जब यूज करते हैं जिस सिरे पर करंट एंटर करेगी उसका तो लेंगे एरिया, और जिस डायरेक्शन में करंट चलती है उसकी लेंगे लेंथ। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जरा फॉर्मूले को जरा गौर से देखो। आर की वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब लंबाई तो सबसे ज्यादा हो और एरिया क्रॉस सेक्शन सबसे कम हो, तो उस केस में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू मिनिमम कब होगी? जब लेंथ सबसे कम और एरिया सबसे ज्यादा, तो रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आएगा? ये वाला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल समझ में आ गया? दो स्क्वायर सेक्शन के, स्क्वायर सरफेसेस के बीच के रेजिस्टेंस और रेक्टेंगुलर सरफेसेस के बीच के रेजिस्टेंस का रेशियो। तो स्क्वायर सरफेसेस का रेजिस्टेंस कितना हो गया? इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस फिर से मैंने यहां पर नोट करे दे रहा हूं, रो इंटू एल लेंगे ये वाली लेंथ, 50 अपॉन 1 इंटू 1 इसका लेंगे एरिया, और रेक्टेंगुलर फेस ये वाले दोनों हो गए, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस रो एल लेंगे ये वाली डिस्टेंस 1, और एरिया लेंगे हम इस वाले सेक्शन का, इस वाले सेक्शन का ले लो या इस सेक्शन का ले लो, कितना हो गया? 50 इंटू 1, और दोनों का रेशियो निकालोगे तो दिस अपॉन दिस, स्क्वायर सेक्शन और रेक्टेंगुलर सेक्शन के रेजिस्टेंस का रेशियो 50 ऊपर पहुंच जाएगा, 2500 इज टू 1। ये रिजल्ट लिखा है आपका, ये रहा। क्लियर है? एक क्वेश्चन छोटा सा और है बच्चों, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है ये वाला एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन है, काम का क्वेश्चन है बच्चों। ये आप इसको नोट करें, मैं समझाता हूं आपको, सुनो। ये दो ब्लॉक हैं आपके पास, एक ब्लॉक तो बच्चों ये वाला है, ये ब्लॉक है एक, तो ये दिख रहा है ना ये ब्लॉक। इस ब्लॉक की ये वाली साइड एल है और ये वाली साइड एल, और ये वाली जो थिकनेस है ना ये वाली, ये एक्स है। ये ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक हमने देखो यहां पर ये बनाया है, ये रहा, ये वाली साइड एल है, ये वाली, ये साइड एल है ये वाली, और ये वाली साइड एल है ये वाली, एल 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 और एल। ठीक है, तो ये सेक्शन स्क्वायर हो गया ना, और ये थिकनेस जो देख रहे हैं ना ये वाली थिकनेस, ये वाली थिकनेस, ये थिकनेस, ये एक्स है इस ब्लॉक की, ये थिकनेस एक्स है, ये एक्स है। ठीक है ना, ये साइड एल 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 एल, और ये थिकनेस कितनी है? एक्स। ऐसे इस तरह से एक्स है, ये वाली थिकनेस एक्स है, ये वाली थिकनेस एक्स है, ये वाली, ये यहां पर ऐसे शो की है। एक दूसरा ब्लॉक इस तरह से है, एक ब्लॉक तो ये और एक ब्लॉक ये है बच्चों, ये वाला साइड वाला, ये वाला, ये ब्लॉक दिख रहा है ना, ये वाला ब्लॉक है। इस ब्लॉक की ये वाली साइड 2L है, ये वाली साइड 2L है, और ये वाली साइड 2L है, ये वाली साइड 2L है।
ये 2L, ये 2L, ये भी स्क्वायर सेक्शन है ये, लेकिन इसकी साइड ये कितनी है 2L, 2L, लेकिन ये जो थिकनेस है ये वाली, ये थिकनेस ये वाली, ये x है, इस ब्लॉक की भी थिकनेस x, इस ब्लॉक की थिकनेस भी x है, ये थिकनेस x है, ये वाली थिकनेस, इस ब्लॉक में भी x, इस ब्लॉक में भी x, इस ब्लॉक में ये साइड कितनी है L, ये L, ये L, ठीक है, और इस वाले ब्लॉक में ये साइड 2L है, ये 2L, 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 ये वाला फॉर्मूला वो फिगर देख रहे हैं। तो ये दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक तो ये वाला है, ये वाला ब्लॉक तो ये मान लो, और ये वाला ब्लॉक ये है, ठीक है ना। और क्वेश्चन ये है, इस तरह से जॉइंट है बच्चों, इस तरह से ये जॉइंटेड है, इस तरह से जॉइंटेड है, इस तरह से जॉइंट है ये वाले ब्लॉक। देखो जरा गौर से, ये दोनों ब्लॉक देखिए आप, मटेरियल ऑफ दिस टू ब्लॉक्स आर सेम, इन दोनों ब्लॉक के ब्लॉक का मटेरियल सेम है बच्चों। ये वाला फिगर देखो, ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये वाला ब्लॉक, ये साइड L, ये L, ये L, ये L, ये L, ये L, और ये थिकनेस, ये वाली थिकनेस जो है ना, ये वाली थिकनेस x है, और ये वाला जो ब्लॉक है ये 2L साइड है, ये 2L, ये 2L, ये 2L, 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 मतलब इसकी ये वाली साइड इससे जस्ट डबल है, लेकिन इन ब्लॉक्स की थिकनेस, ये वाली थिकनेस इस ब्लॉक की x और इसकी भी x है, और इस तरह से जॉइंटेड है। इस तरह से मान लीजिए इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस R1 है और इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस R2 है। इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस R1 मैं लिख रहा हूं इस पर, जरा गौर से देखना बच्चों, इसको मैं दिखा रहा हूं आपको, देखो जरा कुछ, ये ब्लॉक है दो, ये दो ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक ये रहा, ये ब्लॉक ये रहा, ये वाला ब्लॉक तो ये है और ये वाला ब्लॉक ये है। आप इसको ऐसे देख सकते हो, ये लो ऐसे देख लो, ये वाला ब्लॉक तो ये है और ये वाला ब्लॉक ये है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा है, मान लो इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2, तो इन दोनों ब्लॉक के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, जरा गौर से देखो। इसका रेजिस्टेंस जब निकालेंगे हम, इसका रेजिस्टेंस, तो करंट किधर से कंडक्ट करेंगे, ऐसे करंट कंडक्ट करेगी ना, ऐसे 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 तो करंट कंडक्ट कराएंगे, ऐसे ऐसे चलेगी करंट। तो जिस डायरेक्शन में करंट कंडक्ट करेगी उधर तो लेंगे लेंथ, और करंट एंटर करेगी देखो इस वाले सेक्शन से, यहां से, इस वाले सेक्शन से। तो जिस सेक्शन पर करंट एंटर करती है उस सेक्शन का लेते हैं हम एरिया। तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस R1 क्या लिखेंगे हम, इसका रेजिस्टेंस R1 लिखेंगे, नोट कर लो, R1 बराबर रो, L तो लेंगे ये वाली डिस्टेंस, L अपॉन एरिया लेंगे इस सेक्शन का, X इंटू L, X इंटू L, ये तो हो गया इसका ब्लॉक का रेजिस्टेंस। और इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस R2 लिख दो, R2 बराबर हो गया रो, L लेंगे कितना, L की जगह पर 2L लिखेंगे, अपॉन एरिया लेंगे इसका X इंटू 2L, X इंटू 2L। जरा गौर से देखो, यहां पर रो L अपॉन L, L से L कैंसिल, रो कैंसिल, भाई रेशियो लेंगे ना R1 और R2 का, तो देखो ये L और ये L कैंसिल, तो यहां पर R1 की वैल्यू क्या हो गई, रो अपॉन X, ये 2L से 2L कैंसिल, तो यहां पर R2 की वैल्यू हो गई रो अपॉन X, ये R1 रो अपॉन X है और ये R2 भी रो अपॉन X, 2L से 2L कैंसिल हो जाएगा,
तो इसका मतलब R1 और R2 का रेशियो आ जाएगा 1:1। ये बात क्लियर है या नहीं है क्लियर, पहले ये बताओ बच्चों। फिर से मैं इसको लिखे दे रहा हूं, देखो यहां पर इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस जब लेंगे तो लेंथ तो लेंगे ये, और एरिया लेंगे हम इस वाले सेक्शन का, इस वाले सेक्शन का। तो इसका ब्लॉक का रेजिस्टेंस जब निकाला जाएगा इस ब्लॉक का, R1 इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन एरिया लेंगे इस सेक्शन का, इस वाले सेक्शन का, X इंटू एल। क्लियर है? और इसका रेजिस्टेंस लेंगे R2 इक्वल टू रो एल की जगह पर क्या लिखेंगे 2L अपॉन एरिया क्या लिखेंगे इस वाले सेक्शन का, इस वाले सेक्शन का, इस वाले सेक्शन का एरिया लेंगे इस वाले सेक्शन का। तो ये कितना है X इंटू 2L। रेजिस्टेंस का रेशियो चाहिए मुझे, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, रेशियो चाहिए R1 बाई R2। तो देखो इस L से ये L कैंसिल, इस 2L से ये 2L कैंसिल, तो यहां से R1 क्या बचा रो अपॉन X, यहां पर R2 क्या है रो अपॉन X। तो रेशियो चाहिए R1 बाई R2, तो 1:1 आ गया। इसका मतलब इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है 1:1। शर्त यह है किस तरह से कनेक्टेड हो, ये इस तरह से कनेक्टेड हो, ऐसे इस तरह से कनेक्टेड हो, तब इसका रेजिस्टेंस R1 आएगा रो अपॉन X, इसका रेजिस्टेंस R2 आएगा रो अपॉन X, क्योंकि इसमें इस L से ये L कट गया, इसमें इस 2L से 2L कैंसिल, तो R1 रो अपॉन X यहां आएगा, R2 रो अपॉन X यहां आएगा। तो R1 और R2 दोनों इक्वल हैं, इसलिए रेशियो 1:1 आएगा इस केस में। अब ये फिगर देखो जरा गौर से, ये वाला फिगर किस तरह से बना है मैं दिखाता हूं। देखो एक ब्लॉक यही है, यही दो ब्लॉक हैं, ये दो ब्लॉक है ये वाले। अब इनको जॉइंट किया है इस तरह से बच्चों। इस तरह से जॉइंट करने का मतलब है एक तो ब्लॉक ऐसे जॉइंट किया है देखो इस तरह से, और एक ब्लॉक ये रहा। इस तरह से जॉइंट किया बच्चों, ये ब्लॉक इस तरह से जॉइंटेड है, ऐसे जॉइंटेड है। देखो ये वाला ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक देखो ऐसे जॉइंटेड है, ऐसे इस तरह से जॉइंट है, ऐसे और ऐसे। तो यहां पर बैटरी लगाएंगे हम, अरे यहां पर बैटरी लगाएंगे, तो इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो देखो ये जॉइंट किया मैंने यहां से बीच में, ऐसे जॉइंट किया ना, ऐसे इसके अंदर से जा रहा है ये पॉइंट, और इधर से निकल के आ रहा है ये पॉइंट यहां से, ऐसे ऐसे, और ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इसके अंदर से गया है यहां पर, इस तरह से अंदर से गया और यहां से निकल के आ रहा है ऐसे, ये वाला पॉइंट। तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है, जिस डायरेक्शन में करंट जाती है, उस डायरेक्शन में लेते हैं हम लेंथ। तो इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस जब निकालेंगे तो कैसे लेंगे, लेंथ तो लेंगे ये वाली, तो ये कितनी हो गई X। तो इसका रेजिस्टेंस जब निकाला जाएगा, इसका रेजिस्टेंस, इस ब्लॉक का रेजिस्टेंस जब निकाला जाएगा R1 इक्वल टू रो, लेंथ कौन सी लेंगे इसकी, इस केस में ये वाली थिकनेस जो है ना, इसकी लेंथ की जगह पर यूज करेंगे L अपॉन एरिया लेंगे इस सेक्शन का, इस वाले सेक्शन का, और इस सेक्शन का एरिया क्या हो गया L इंटू L। तो इस सेक्शन का एरिया हो गया इस वाले सेक्शन का, इस वाले सेक्शन का एरिया लेंगे इस सेक्शन का, इस सेक्शन का एरिया लेंगे हम इस सेक्शन का, तो L इंटू L। क्लियर है? और इसका रेजिस्टेंस जब निकालेंगे मेरे बच्चे, इसका R2 इक्वल टू रो, इसका लेंगे हम रेजिस्टेंस, तो R2 इक्वल टू रो, L की जगह पर लेंगे ये थिकनेस, ये X अपॉन एरिया लेंगे हम इस सेक्शन का, इस वाले सेक्शन का। ये डिस्टेंस कितनी है 2L और ये कितनी है 2L, तो एरिया इसका कितना हो गया यहां पर 2L इंटू 2L। जरा गौर से देखो, यहां से एक L से L कैंसिल, तो यहां पर रो अपॉन L बचेगा, यहां पर ये X है बच्चों, X, ये थिकनेस X है, ये थिकनेस X है बच्चों, तो रो X अपॉन L स्क्वायर, यहां पर R1 आएगा रो X अपॉन L स्क्वायर आएगा,
और यहां पर R2 कितना आ रहा है, R2 बराबर यहां आएगा रो x अपॉन 2 इंटू 2 4L² आएगा। तो देखो रो x अपॉन L², रो x अपॉन L² की जगह पर R1 लिख देंगे, तो इसका मतलब R1 और R2 का रेशियो आ गया 4:1। देखो R1 तो ये है, R1 बराबर है रो x अपॉन इस सेक्शन का एरिया L इंटू L, R2 हो गया रो लंबाई की जगह पर x लेंगे ये, और एरिया लेंगे 2L इंटू 2L, 2L इंटू 2L, 2L इंटू 2L। रेशियो चाहिए R1 और R2 का, तो R1 बाई R2 इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से ये कॉमन वैल्यू कट जाएंगी, ये 2 इंटू 2 4 ऊपर जाएगा, 4/1। इसका मतलब R1 और R2 का रेशियो आ गया मेरे बच्चे, नोट कर लीजिए 4:1। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, नोट करें आप इसको, नोट कर लिया। ये क्वेश्चन समझ आ गया, ये क्वेश्चन भी समझ आ गया, ये क्वेश्चन भी समझ आ गया। फिगर बना लीजिए आप, तभी समझ आएगा, हटा रहा हूं मैं इसे। क्लियर है ये बात बच्चों? मैं बात कर रहा हूं चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड और रिकास्टेड। चेंज इन रेजिस्टेंस, ध्यान से देखो बच्चों, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये, और इस टॉपिक पर सिंपल क्वेश्चन आता है। चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर व्हेन इट इज स्ट्रेच्ड, डी है बच्चों, ये स्ट्रेच्ड और रिकास्टेड। मतलब जैसे ये कोई वायर है, ये कोई वायर है, इसकी लंबाई L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A बराबर होता है πr² बच्चों। हमने इस वायर को स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, खींच करके इसकी लंबाई बढ़ा दी मैंने, तो स्ट्रेच कर दें या फिर इसको मेल्ट करा के फिर से दूसरा वायर बना दें, लेंथ या तो बढ़ाएं या फिर घटाएं। इन बोथ केसेस इसी वायर को खींच करके लंबा किया है, और इस वाले वायर का मास m, डेंसिटी, इसकी डेंसिटी d, और इसका वॉल्यूम v बराबर लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम होता है। ठीक है ना मेरे बच्चे? तो जब इस वायर को स्ट्रेच करेंगे हम, तो पहली बात तो ये कि इसका मास, मटेरियल और वॉल्यूम डज नॉट चेंज। न तो इसका मास बदलेगा, न इसका मटेरियल बदलने का मतलब डेंसिटी बदलेगी, और ना ही इसका वॉल्यूम बदलेगा। ये बात आप अपने दिमाग में फीड कर लो इस बात को। भाई जनरल सी बात है, कोई वायर है हमारे पास, जैसे ये कोई वायर है, मान लो इसका मास 10 ग्राम है और इसको खींच करके हमने लंबा कर दिया, तो क्या ऐसा हो जाएगा इसका मास 20 ग्राम हो जाए? नॉट पॉसिबल, क्योंकि किसी वायर को हम खींच दें या फिर उसे कंप्रेस करके लंबाई इसको घटा दें या मेल्ट करा के फिर कम लंबाई का वायर बना दें, तो क्या नहीं बदलता उसका? न तो मटेरियल बदलेगा, ना ही उसका मास बदलेगा, और ना ही उसका वॉल्यूम बदलेगा। अगर मान लो आपने खींच दिया, इसको स्ट्रेच कर दिया, तो लेंथ बढ़ जाएगी तो एरिया घट जाएगा, लेकिन वॉल्यूम में इसके में कोई चेंज नहीं आना, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मेरे बच्चे। इसका ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर? इसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं आएगा मेरे बच्चे, ठीक है ना? मैं बात यही कर रहा हूं, चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर व्हेन इट इज रिकास्टेड और स्ट्रेच्ड और रिकास्टेड। इफ ए वायर इज स्ट्रेच्ड और रिकास्टेड, या तो स्ट्रेच कर दें, खींच दें, या फिर उसे मेल्ट करा के कोई दूसरा वायर बना दें, स्ट्रेच कर दें या कंप्रेस कर दें, देन इट्स शेप विल चेंज बट इट्स मास, वॉल्यूम एंड मटेरियल डज नॉट चेंज। शेप तो बदल जाएगी उसकी, लेकिन मास, उसका वॉल्यूम और उसका मटेरियल चेंज नहीं होगा। ये बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर? जब इनिशियली जैसे ये वायर है और इसका रेजिस्टेंस R बराबर रो L अपॉन A, कहीं कोई दिक्कत?
स्ट्रेचिंग एंड रिकास्टिंग वॉल्यूम ऑफ वायर डज नॉट चेंज, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा मेरे बच्चे, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया बराबर क्या होगा V अपॉन एल। तो इस फॉर्मूले में इस एक ही जगह पर यहां से V अपॉन एल लिख दो, इस वाले फॉर्मूले में इस एक ही जगह पर V अपॉन एल लिख दो, लिखिएगा तो फॉर्मूला क्या आ गया देखो, इस एक ही जगह पर V अपॉन एल लिखोगे, इस एक ही जगह पर, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, पहले तो ये समझ लो R बराबर रो एल अपॉन ए, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होगा बच्चों, वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है ना। तो ए को हटाएंगे यहां से, एक ही जगह पर यहां से वैल्यू निकालो, ए बराबर V अपॉन एल, और ये ए की वैल्यू यहां लिख दो, रो एल अपॉन ए की जगह पर V अपॉन एल, तो एल ऊपर ले जाओगे इंटू एल हो गया, तो आर बराबर क्या हो गया, रो एल स्क्वायर अपॉन वी। तो क्या चीज नहीं बदली, स्ट्रेच करने पर मेरे बच्चे न तो मटेरियल बदलेगा, रो सेम और वी सेम, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है वॉल्यूम के टर्म में, किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। पहले इसको नोट कर लें, ये तो नोटेड है, यहां पर लिखा हुआ है, रो और वी सेम है तो रेजिस्टेंस आर डायरेक्ट एल स्क्वायर हो जाएगा, तो R1 बाई R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। ये बात क्लियर है, यहां तक ये बात क्लियर है या नहीं है, क्लियर, क्लियर है। एक चीज और लिख रहा हूं बच्चों, पहले ये नोट कर लिया होगा आपने, एक पॉइंट और मैं नोट कर रहा हूं, देखो जरा गौर से, यहां पर एक काम कर रहा हूं, R बराबर रो एल अपॉन ए, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं इसको देखो ऐसे लिखता हूं, L इंटू एल, ऊपर L का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मैंने L का मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एरिया इंटू लेंथ, ये क्या बन गया, वॉल्यूम, तो इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं, R बराबर रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम, यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है ना ये वाला, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम बच्चों, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, यहां से वॉल्यूम को यहां ले आओ, डेंसिटी को इधर ले आओ, मास अपॉन डेंसिटी, ये हम जानते हैं। तो एक काम करो, ये तो रिलेशन हो गया किसके टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, और इस वॉल्यूम की जगह पर मास अपॉन डेंसिटी लिख दूं, तो ये फॉर्मूला रो एल स्क्वायर अपॉन, इस वॉल्यूम की जगह पर मास अपॉन डेंसिटी लिखूंगा तो डेंसिटी ऊपर पहुंच जाएगा ना। तो जब किसी वायर को हम स्ट्रेच कर दें या फिर मेल्ट करा के रिकास्टेड का मतलब दूसरा वायर बना दें, तो क्या नहीं बदलता, न तो मटेरियल बदलेगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और डेंसिटी सेम रहेगी, ना ही मास बदलेगा, क्लियर है। इसलिए रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल स्क्वायर, ये तो रिलेशन है लेंथ और एरिया के टर्म में, ये रिलेशन है लेंथ और वॉल्यूम के टर्म में, ये रिलेशन है क्या बेटा, लेंथ और डेंसिटी के टर्म में, मास डेंसिटी दोनों हैं इसमें। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, कभी कभी क्वेश्चन में उस वायर का मास गिवन होता है मेरे बच्चे, तो फॉर्मूला ये लगाना होगा आपको, ठीक है ना। किसी वायर को हम स्ट्रेच कर दें या मेल्ट करा के उसे रिकास्टेड कर दें, दूसरा वायर बना दें, तो क्या चेंज नहीं होगा, न तो मटेरियल बदलता, रो और डेंसिटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और डेंसिटी सेम रहेगी, और रिकास्टेड करने पर या स्ट्रेच करने पर मास भी चेंज नहीं होता, रो सेम, एम सेम, डी सेम, देन रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, सो R1 बाई R2 इक्वल टू L1 स्क्वायर बाई L2 स्क्वायर। ये बात बिल्कुल 100% क्लियर होनी चाहिए आपको। L1 इनिशियल लेंथ है, L2 फाइनल लेंथ है, R1 एंड R2 इनिशियल एंड फाइनल रेजिस्टेंस है, क्लियर है ये बात। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये वाला फॉर्मूला तो आपने लिखा लेंथ और वॉल्यूम के टर्म में, इसको वॉल्यूम की जगह पर मास अपॉन डेंसिटी लिख देना, तो मास और डेंसिटी के टर्म में मैंने बता दिया है अभी, ठीक है नहीं, उसको भूल मत जाना, उसको नोट कर लेना, कहो तो फिर से मैं लिख दूं इसे। भाई ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का लेंथ और वॉल्यूम के टर्म में है, और जब जरूरत पड़ती है आपको जब जरूरत पड़ती है तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो R बराबर रो एल स्क्वायर अपॉन वी, और इस V की जगह पर क्या लिख दूंगा, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम,
इस V की जगह पर मास वॉल्यूम को यहां ले लो, तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी, ये लिख दीजिए आप, ठीक है। यहां पर तो फॉर्मूला ये तो वॉल्यूम और लेंथ के टर्म हो गया, और R इक्वल टू रो L स्क्वायर अपॉन मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी को ले जाओ ऊपर, ये डेंसिटी है। इस फॉर्मूले में डेंसिटी D डेंसिटी है, रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है मटेरियल का, L लेंथ और M क्या है उस वायर का मास है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला समझ आ गया। अब मैं बात कर रहा हूं बच्चों, देखो जरा ध्यान से, R बराबर फॉर्मूला क्या था, रो L अपॉन A, ठीक है ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखना, ऊपर में A का मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, नीचे भी A का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम, बात तो बराबर है। ऊपर लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम होता है, तो R बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, रो V अपॉन A स्क्वायर। यहां तक क्लियर है ये। और अब फॉर्मूला आपने कहा था अभी अभी, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को इधर ले लो, मास अपॉन डेंसिटी लिख दो इसे। तो इस वॉल्यूम की जगह पर, इस वॉल्यूम की जगह पर मैं ये फॉर्मूला लिख दूं, तब R बराबर रो V की जगह पर मास अपॉन डेंसिटी, तो यहां पर M अपॉन A स्क्वायर इंटू डेंसिटी, रो M और D सेम, तो ये फॉर्मूला हो गया। ये तो फॉर्मूला लेंथ और एरिया के टर्म में, ये फॉर्मूला वॉल्यूम और एरिया के टर्म में, ये फॉर्मूला मास और एरिया के टर्म में, बाकी का सब ये, ठीक है ना। ये फॉर्मूला, अरे मेन फॉर्मूला तो ये मेरे बच्चे, लेंथ के फॉर्मूले में टर्म में चाहिए तो L से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, एरिया के टर्म में चाहिए तो A से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। ये बात 100% क्लियर है आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। तो देखो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट ये लिखा हुआ ये रहा। अब इस वॉल्यूम की जगह पर मैंने क्या लिख दिया है, मास अपॉन डेंसिटी, इस V की जगह पर M अपॉन D लिखूंगा तो फॉर्मूला ये आ जाएगा। इस फॉर्मूले को और नोट कर सकते हो आप, कर लिया, क्लियर है ये बात, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। अब यहां से आगे देखिएगा जरा ध्यान से, इस A को A की जगह पर, A क्या चीज है, वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन है, A की जगह पर लिख सकता हूं मैं पाई R स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो रहा है तो इसका स्क्वायर कर दिया, तो पाई कांस्टेंट है, R का स्क्वायर हो रहा है, तो रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ फोर्थ पावर ऑफ रेडियस, रेसिप्रोकल ऑफ फोर्थ पावर ऑफ रेडियस ऑफ द वायर। तो R, कैपिटल R तो रेजिस्टेंस है और स्मॉल r क्या है, रेडियस है वायर की। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन R1 बाई R2 इक्वल टू R2 बाई R1 की पावर 4। ये बात क्लियर है कि नहीं है क्लियर? इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके उसमें मिलेंगे आपको, वो क्वेश्चंस आपको करने होंगे बच्चों। क्लियर है ये बात? R1 एंड R2 क्या है यहां पर, इनिशियल एंड फाइनल रेडियस ऑफ द वायर। ठीक, मैं बात कर रहा हूं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। देखिएगा जरा ध्यान से, इन मोस्ट ऑफ केसेस, ये मैं बात कर रहा हूं मेरे बच्चे मेटल्स की, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। नोट करिए, बहुत काम का टॉपिक है बच्चों, जरूर से ज्यादा काम का टॉपिक है। रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ेगा? हम जानते हैं मेटल्स को जनरली, क्या बेटा, इन मोस्ट ऑफ केसेस की बात कर रहा हूं मैं, मेटल्स की बात कर रहा हूं। मेटल को हीट करने पर मेरे बच्चे उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कारण उसका, जैसे ये कोई मेटलिक वायर है, ये कोई मेटलिक वायर है, इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। कैसे कनेक्ट कर दिया है मेरे बच्चे? बैटरी से। इसके अंदर ये क्या होंगे, ये पॉजिटिव आयंस होंगे, ये पॉजिटिव आयंस हैं, ये वाले, ठीक है ना। जब हम पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, अपनी पोजीशन पर, अपनी जगह पर ये क्या करते रहते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं। मेटल्स के अंदर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जिन एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया वो एटम किसके फॉर्म में रह जाएगा, पॉजिटिव आयन के फॉर्म में। तो मूवेबल क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो अपनी जगह पर ही क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। और जब किसी मेटल का हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे
तो इन पॉजिटिव आयंस के वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। पहले इनके वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड कम है, और जब टेम्परेचर हम इसका बढ़ा देंगे, गर्म कर देंगे मेटल को, तो इसके वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा मेरे बच्चे। वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर, और वाइब्रेट करने का जब एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर चल रही थी, जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं ना रास्ते में, क्योंकि बैटरी तो लगा रखी है आपने, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों के चलने में डिफिकल्टी ज्यादा जनरेट होगी, क्योंकि पहले वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड कम है, अब वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो जो पीछे से इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव आयन के बीच में से होकर के इलेक्ट्रॉन जो पास हो रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को आगे बढ़ने में डिफिकल्टी ज्यादा आएगी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एक एंड से, वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब रास्ते में उनको रुकावट ज्यादा आएगी, और रुकावट ज्यादा आने का सेंस क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ये बात लिखी है मैंने यहां पर। इन मोस्ट ऑफ द केसेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेटल के केस में ऐसा होता है, कारण उसका बिकॉज एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज्ड एंड हेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फ्लो। डिफिकल्ट टू फ्लो, FLOW, सही कर लेना बच्चों। इसे क्या लिखा है, क्लियर है ये बात। इन मोस्ट ऑफ द केसेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। उसका कारण क्या है, बिकॉज एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इंक्रीज्ड एंड हेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू फ्लो। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। वाइब्रेट करने का एम्पलीट्यूड जब बढ़ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को चलने में डिफिकल्टी ज्यादा हो, और चलने में डिफिकल्टी ज्यादा होने का मतलब है रास्ते में इलेक्ट्रॉनों को चलने के लिए रुकावट ज्यादा जनरेट होगी। इसका सेंस क्या हो गया कि हीट करने पर मेटल का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस ऑलमोस्ट लीनियरली विद टेम्परेचर। इस पॉइंट को बच्चों अंडरलाइन किया जाए। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इंक्रीजेस इन केस ऑफ मेटल्स ऑलमोस्ट लीनियरली, ठीक है ना मेरे बच्चे, विद टेम्परेचर। फॉर्मूला होता है इसका रो टी इज इक्वल टू रो जीरो ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, या फिर आर टी इज इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इन दिस रिलेशन रो जीरो रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और आर जीरो रेजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टेंस है आर जीरो, तो रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पर, रो जीरो रेजिस्टिविटी है 0 डिग्री सेल्सियस पर। रो टी रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस एंड आर टी रेजिस्टेंस ऑफ मेटल एट T डिग्री सेल्सियस। इन दिस रिलेशन अल्फा, इस रिलेशन में अल्फा क्या है मेरे बच्चे, इसे बोला जाता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, और इसकी यूनिट होती है पर डिग्री सेल्सियस। इस फॉर्मूले को इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी लीनियरली इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, इस रिलेशन को दिमाग में बंद कर लो। इस ब्रैकेट को अगर हम तोड़ दें बच्चों, आप अब दिमाग का इस्तेमाल करना, प्लस आर जीरो का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने अंदर, अल्फा डेल्टा टी। इस आर जीरो को इधर ला रहा हूं मैं, आर टी माइनस आर जीरो इज इक्वल टू आर जीरो इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो अल्फा बराबर क्या हो गया मेरे बच्चे, ये क्या चीज है, आर टी माइनस आर जीरो, ये रेजिस्टेंस में चेंज है, अपॉन आर जीरो इंटू डेल्टा टी। ये बात क्लियर है या नहीं?
ये फॉर्मूला समझ में आ गया? अरे भाई ये रिलेशन तो यही है ना, इस रिलेशन में मैंने क्या किया है, इस R0 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, बस मेन फॉर्मूला तो यही है, यही याद रखो बस आप। R0 का मल्टीप्लाई कर दिया, R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी, इस R0 वाले टर्म को इक्वल से मैं इधर ले आया, तो RT माइनस R0 इक्वल टू R0 अल्फा डेल्टा टी। RT माइनस R0 क्या है, रेजिस्टेंस में चेंज, और ये R0 क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस, चेंज अपॉन इनिशियल वैल्यू, इस वाले पार्ट को बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस। ठीक है मेरे बच्चे, और ये क्या चीज है, चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी मेटल का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस चेंज कर दें, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पर उस मेटल के रेजिस्टेंस में जितना फ्रैक्शनल चेंज होगा, उस फ्रैक्शनल चेंज को उस मेटल का क्या बोलेंगे, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिएगा, इसकी यूनिट हो गई ओम और इसकी यूनिट ओम, ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, इसकी यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस, इसीलिए अल्फा की यूनिट क्या लिखी है आपने, पर डिग्री सेल्सियस। यहां तक क्लियर है या नहीं है क्लियर? ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू डेल्टा टी, इट्स यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स ऑलमोस्ट इंक्रीजेज लीनियरली विद टेम्परेचर, तो कर्व बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। इस ग्राफ को जरा गौर से देखो, आंखें खोल करके बच्चों, और इस ग्राफ को पेपर पर पेन से ऐसे कि ऐसे प्रिंट कर लो। इसको क्वेश्चन पढ़ो, मैं तुम्हारी ये फिर से मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस ग्राफ को जरा गौर से देखो, इस ग्राफ को, जब रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेल्सियस है तब रेजिस्टेंस कितना है, R0 है, R0 है लेकिन 0 नहीं है। इसका मतलब ग्राफ जो जा रहा है ना, ये यहां से जा रहा है, ओरिजिन से नहीं जा रहा, यहां से लिया है मैंने, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी ρ0 है और 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस कितना है, R0। टेम्परेचर इधर बढ़ा रहे हो आप, रेजिस्टेंस टेम्परेचर इधर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस, इस वाली एक्सिस पर लिया है मैंने रेजिस्टिविटी, इस एक्सिस पर लिया है मैंने रेजिस्टेंस, इस एक्सिस पर लिया है मैंने टेम्परेचर, इस एक्सिस पर लिया है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, रेजिस्टिविटी ρ0 है, रेजिस्टेंस R0 है, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी लीनियरली इंक्रीज होगी, तो ग्राफ कैसा होगा, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच ग्राफ कैसा होगा, लीनियरली का मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस जो बढ़ेगा लीनियरली इंक्रीज करेगा, इसलिए इसका ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। यहां से यहां पर टेम्परेचर 0 है और यहां पर टेम्परेचर कितना है, T, 0 से T डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाने पर टेम्परेचर में चेंज डेल्टा T लिख दूं, यहां से यहां तक टेम्परेचर में चेंज डेल्टा T लिख सकते हैं हम, ये वाला चेंज यहां तक, और यहां पर रेजिस्टेंस कितना है, यहां पर इस जगह पर रेजिस्टेंस कितना है, R0, और T डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर 0 से T कर दिया तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, यहां R0 से बढ़कर के कितना हो गया, RT, तो यहां पर RT है, यहां पर R0 है मेरे बच्चे, यहां पर तो R0 है और यहां पर कितना RT, तो यहां से R0 से RT तक ये रेजिस्टेंस में चेंज कितना आ गया, यहां तक का RT माइनस R0, ये वाला चेंज। तो इस ग्राफ का जो स्लोप देखो जरा, इस ग्राफ का स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर कितना है, RT माइनस R0, ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये वाला परपेंडिकुलर, ये ρT माइनस ρ0, और ये बेस कितना हो गया, ये वाला डेल्टा T। तो इसका स्लोप क्या हो गया, स्लोप बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या यहां से लिखो RT माइनस R0 अपॉन बेस कितना है, डेल्टा T। तो स्लोप कैसे निकालेंगे हम, यहां पर इस ग्राफ का स्लोप कहते हैं टेन थीटा को, टेन थीटा बराबर क्या हो गया, यहां पर RT माइनस R0 अपॉन डेल्टा T, और RT माइनस R0 अपॉन डेल्टा T आपने क्या बताया था अभी, RT बराबर फॉर्मूला बताया था 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, जरा ध्यान से सुनना, RT इक्वल टू R0 का मल्टीप्लाई किया मैंने अंदर, R0 अल्फा डेल्टा T,
ठीक है, इस R0 को इधर ले आया मेरे बच्चे, RT माइनस R0 इजुगल टू क्या हो गया, ये R0 अल्फा डेल्टा टी। ये तो रेजिस्टेंस में चेंज है बच्चों, ठीक है, तो अल्फा इंटू डेल्टा टी इजुगल टू क्या हो गया, RT माइनस R0 अपॉन, एक सेकंड बच्चों सुनो, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां पर देखिएगा डेल्टा टी को मैं नीचे ला रहा हूं, डेल्टा टी को इसके नीचे ला रहा हूं, तो यहां से क्या बचेगा, देखो R0 इंटू अल्फा इक्वल टू RT माइनस R0 अपॉन डेल्टा टी। ये वैल्यू क्या है, ये एक्चुअल में स्लोप है, ये स्लोप, इस कर्व का स्लोप क्या है, RT माइनस R0 अपॉन डेल्टा टी, या इस वाले ग्राफ से निकालेंगे तो स्लोप बराबर क्या होगा, रो टी माइनस रो जीरो अपॉन डेल्टा टी। दिस इज द स्लोप। इस ग्राफ का जो स्लोप होगा टेन थीटा, RT माइनस R0 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू अल्फा इंटू R0 के बराबर लिखा है मैंने यहां से, RT माइनस R0 अपॉन डेल्टा टी, इस फॉर्मूले से RT माइनस R0 अपॉन डेल्टा टी बराबर R0 अल्फा के बराबर होगा। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात बोले हम, यहां पर टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों का डिफरेंस है ये बच्चों, रेजिस्टेंस में चेंज हो गया ये, और इसको बोलते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस, और ये चेंज इन टेम्परेचर। इस वैल्यू को मैं डेल्टा आर लिख सकता हूं, डेल्टा आर अपॉन R0, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज, इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल चेंज इनटू डेल्टा टी। यहां तक ये बात समझ में आ रही है क्या बच्चों, यहां तक अगर डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस है, अगर किसी मेटल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हम चेंज कर दें, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पर उस मेटल के रेजिस्टेंस में जितना फ्रैक्शनल चेंज हो जाए, उस वैल्यू को बोलते हैं हम उस मेटल का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बेटा, फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इट्स यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस 1 अपॉन डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। क्लियर है, एक ही बात है वो तो। चलें आगे बच्चों, वेयर वैल्यू ऑफ अल्फा इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना। फॉर मेटल्स वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव, अंडरलाइन करो, फॉर मेटल्स वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स एंड सेमी कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव। मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होती है मेरे बच्चे, पॉजिटिव होती है। नॉन मेटल, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट, इनके लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। फॉर एलॉय ऑफ मेटल्स, फॉर एलॉय ऑफ मेटल्स, ये नोट करिए बच्चे इस लाइन को। फॉर एलॉय का मतलब होता है, मैं एलॉय ऑफ मेटल की बात कर रहा हूं। फॉर एलॉय ऑफ मेटल्स, क्या मेरे बच्चे, फॉर एलॉय ऑफ मेटल्स की बात कर रहा हूं राजा बेटा, नोट कर दो आप इसको। एंड फॉर एलॉय ऑफ मेटल्स लिख दो यहां पर। फॉर एलॉय ऑफ मेटल्स वैल्यू ऑफ अल्फा इज पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल। एलॉय ऑफ मेटल्स जो होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव तो होती है, लेकिन वैल्यू उसकी बहुत कम होती है। इसीलिए आपने लिखा था, एक पॉइंट ध्यान हो तो, कांस्टेंट टन एलॉय ऑफ मेटल है, और कांस्टेंट टन ऐसा मटेरियल है मेरे बच्चे जिसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज करने पर उसके टेम्परेचर कोएफिशिएंट उसका बहुत कम है, इसलिए उसके रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता। क्या बेटा, constant resistance of constant ton does not change with small change of temperature because temperature coefficient of constant ton is very small। क्योंकि उसकी वैल्यू जो होती है टेम्परेचर कोएफिशिएंट की कांस्टेंट टन के लिए
बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल। एलॉय ऑफ मेटल्स के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट की वैल्यू बहुत कम है, इसीलिए एलॉय ऑफ मेटल्स के जो रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बदलने पर चेंज तो होगा लेकिन बहुत कम। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप इसको नोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। करेक्ट फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। आपने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कौन सा पढ़ा था? आपने अभी अभी पढ़ा था, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर आर टी इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये पढ़ा हुआ है आपने, यही तो पढ़ा हुआ है। लेकिन इसका करेक्ट फॉर्मूला ये होता है मेरे बच्चे, आर टी बराबर आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ये नोट कर लो। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस के लिए क्या बेटा, करेक्ट फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर रिलेशन होता है आर टी इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। बट वैल्यू ऑफ बीटा इन दिस रिलेशन इज वेरी स्मॉल, बीटा इज वेरी वेरी लेस देन अल्फा। बीटा की जो वैल्यू होती है वो अल्फा से बहुत कम होती है। बीटा की वैल्यू जब अल्फा से बहुत कम होगी मेरे बच्चे, इस वैल्यू को क्या कर दिया है आपने, नेग्लेक्ट। देन वैल्यू ऑफ बीटा टी स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड। क्यों? क्योंकि बीटा का मान अल्फा से बहुत कम है, तो बहुत बड़ी संख्या में और छोटी सी वैल्यू ऐड करेंगे तो इस वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए बीटा टी स्क्वायर को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट। तो आफ्टर नेग्लेक्टिंग द पार्ट ऑफ बीटा टी स्क्वायर, रिमेनिंग फॉर्मूला आपका जो पढ़ा है आपने, आर टी इक्वल टू आर जीरो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, ये रिलेशन लगाते हैं। कुछ मेटल्स के लिए मेरे बच्चे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच वेरिएशन देखिए जरा, ग्राफ देखो जरा। जिन मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के लिए कर्व स्ट्रेट लाइन है, उनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है लेकिन बीटा उसके लिए जीरो होता है। जिन मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज करता है, जिनके लिए कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, उसके लिए अल्फा पॉजिटिव है लेकिन बीटा उसके लिए जीरो होता है। और जिन मेटल्स के लिए मेरे बच्चे बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, अल्फा तो पॉजिटिव होगा ही होगा क्योंकि मेटल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है, तो अल्फा पॉजिटिव है। ये तीनों कर्व मैंने मेटल्स के लिए बनाए हैं। जिन मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के लीनियरली इंक्रीज करता है उनका कर्व स्ट्रेट लाइन, उसके लिए अल्फा पॉजिटिव होगा, बीटा जीरो होगा। ध्यान दो, जिनके लिए बीटा पॉजिटिव है, अल्फा तो तीनों के लिए पॉजिटिव है बच्चों, जिनके लिए बीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब उन मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जिनके लिए बीटा पॉजिटिव, अल्फा तो पॉजिटिव है ही, जिन मेटल्स के लिए बीटा की वैल्यू पॉजिटिव है, इस वाली वैल्यू में ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो उन मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में उनके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो ग्राफ किधर चला गया, रेजिस्टेंस एक्सिस की ओर चला गया, क्योंकि उनमें टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इसके कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ेगा, इसलिए उसका ग्राफ रेजिस्टेंस एक्सिस की ओर जाएगा। और जिन मेटल्स के लिए बीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है मेरे बच्चे, तो यहां पर वैल्यू माइनस करोगे, यहां पर वैल्यू माइनस, भाई जिनके लिए बीटा नेगेटिव होगा यहां पर इसमें से ये वैल्यू माइनस करोगे। तो जिन मेटल के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, इस वाले ग्राफ में अल्फा पॉजिटिव है लेकिन इस ग्राफ में बीटा जीरो है। इस ग्राफ में अल्फा तो पॉजिटिव है लेकिन इसमें बीटा भी पॉजिटिव है, तो इसमें इस वाली वैल्यू में ये वैल्यू ऐड हो रही है, तो ग्राफ किधर चला गया, रेजिस्टेंस की तरफ, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा। और जिन मेटल के लिए बीटा नेगेटिव है, अल्फा तो पॉजिटिव है लेकिन बीटा नेगेटिव है, तो उनके लिए जो रेजिस्टेंस होगा इसके कंपैरिजन में इसके लिए रेजिस्टेंस कम बढ़ेगा। इसमें रेजिस्टेंस ग्राफ जो जाएगा टेम्परेचर एक्सिस की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब इसके लिए बीटा जीरो है, इसके लिए बीटा पॉजिटिव है, इसके लिए बीटा नेगेटिव है, बट अल्फा फॉर ऑल कर्व इज पॉजिटिव, इन सभी कर्व के लिए अल्फा पॉजिटिव है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये कर्व दिए हैं आपके लिए, ये दोनों, ये वाला कर्व दिया है केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, तो R0 लिखते हैं वैसे भी, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच कर्व रेजिस्टेंस एक्सिस की ओर जा रहा है, तो वैल्यू अल्फा की और बीटा की क्या होगी, अल्फा एंड बीटा, बीटा बोथ आर पॉजिटिव, तो
ऑप्शन देगा 4। एक ऑप्शन में दिया है अल्फा पॉजिटिव बीटा 0, दूसरा ऑप्शन दिया है अल्फा पॉजिटिव बीटा नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन दिया है अल्फा नेगेटिव बीटा पॉजिटिव, और फोर्थ ऑप्शन दिया है अल्फा एंड बीटा बोथ आर पॉजिटिव फॉर दिस कर्व। इस कर्व के लिए अल्फा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव होंगे बच्चों। क्लियर है? एक और इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है बच्चों, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर alloy of metals and semiconductor with temperature is as shown in figure। मतलब कंडक्टर्स क्या मेरे बच्चे, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स एंड alloy ऑफ मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स विद टेम्परेचर इज shown in figure। ये ग्राफ देखो जरा, बड़ा काम का लिखा है बच्चों, इसको आप फिर से बना लो। इस ग्राफ पर मैं इसको अलग से यहां बना के दिखाता हूं, आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा वो। यहां पर ये ग्राफ बना लो, इधर तो लिख लो टेम्परेचर बच्चों, टेम्परेचर लिखा है मैंने केल्विन में, और इस एक्सिस पर ले लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्लियर है? देखिएगा जरा ध्यान से मेरी बात पर, मेरी बात को ध्यान से देखना मेरे बच्चे। एलॉय ऑफ मेटल्स के लिए ग्राफ ये होता है, दिस कर्व फॉर एलॉय ऑफ मेटल्स। एलॉय ऑफ मेटल्स के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर के लीनियरली इंक्रीज करता है, दिस कर्व फॉर एलॉय ऑफ मेटल्स। किसके लिए मेरे बच्चे? एलॉय ऑफ मेटल्स। ये ग्राफ है एलॉय ऑफ मेटल्स, जैसे कांस्टेंटन है, नाइक्रोम है, मैग्नीन है, इन ये एलॉय ऑफ मेटल्स है, उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज करता है। क्लियर है? लीनियर कर्व है ये, एलॉय ऑफ मेटल्स के लिए कर्व है। किसके लिए? एलॉय ऑफ मेटल्स के लिए कर्व है। और जो कर्व किसके लिए है? प्योर कंडक्टर हो, प्योर मेटल हो, कंडक्टर में प्योर मेटल। ये कर्व जो देख रहे हैं, ये वाला कर्व, ये कंडक्टर के लिए है। कंडक्टर मीन्स प्योर मेटल के लिए, प्योर मेटल्स, नोट कर लेना इसे। प्योर मेटल्स के लिए ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ एलॉय ऑफ मेटल्स के लिए है, ठीक है ना? ये वाला ग्राफ एलॉय ऑफ मेटल्स के लिए है, और ये वाला ग्राफ किसके लिए है? प्योर मेटल्स के लिए है। जरा गौर से देखिएगा। और ये वाला ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ देख रहे हैं, ये वाला, क्योंकि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ावेंगे तो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस घटेगा। ये कर्व है इसके लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए। ये वाला ग्राफ, तो ये वाला फिगर यही बना हुआ है। देखो ये तो लिखा हुआ है, इस एक्सिस पर तो लिया है मैंने रेजिस्टेंस, और इस एक्सिस पर लिया है मैंने टेम्परेचर। ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये वाला ग्राफ, ये तो एलॉय ऑफ मेटल्स के लिए है। ये वाला ग्राफ देख रहे हैं, यहां पर लिखा है कंडक्टर या प्योर मेटल लिख दो इसके ऊपर, और टेम्परेचर बढ़ाने पर जिनका रेजिस्टेंस घटता है, ये कर्व सेमीकंडक्टर के लिए है। ये वाला कर्व एक्सपोनेंशियल कर्व है, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए ग्राफ छाप लो ये वाला। क्लियर है? ये बात बना लिया ना मेरे बच्चा? फिर से समझ लो। इस वाली एक्सिस पर लिया हमने टेम्परेचर, इस एक्सिस पर लिया है रेजिस्टेंस। एलॉय ऑफ मेटल्स का रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस रेजिस्टेंस पर, टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R0 लिखते हैं, नॉट 0 R0। ये एलॉय ऑफ मेटल्स के लिए है, ये प्योर मेटल के लिए है, कंडक्टर के लिए। और ये वाला कर्व टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट रहा है, ये सेमीकंडक्टर्स के लिए है। किसके लिए है? ये सेमीकंडक्टर्स के लिए ग्राफ है। यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है मेरे बच्चे? एक फॉर्मूला आपने अभी अभी बताया था, इस फॉर्मूले को रटना नहीं है आपको। देखो ये फॉर्मूला आपने लिखा था RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। ध्यान से सुनना, जरा गौर से सुनना। इफ R1 इज रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस and R2 is a resistance at
T2 डिग्री सेल्सियस। जरा ध्यान से सुनना, तो इस रिलेशन को मैं लिख सकता हूं R1 इजिकल टू R0 1 प्लस अल्फा T1, और इस रिलेशन को T2 डिग्री सेल्सियस पर इस रेजिस्टेंस को लिख सकता हूं मैं R0 1 प्लस अल्फा T2। पहले ये बताओ ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? ये बात क्लियर है? अब एक काम करो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, दिस डिवाइड बाई दिस। तो यहां से क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 इजिकल टू 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, R1 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे R1 अल्फा T2 इजिकल टू R2 प्लस R2 अल्फा T1। तो देखो इस अल्फा वाले टर्म को इधर ला रहा हूं और इस R1 वाले टर्म को इधर ले जा रहा हूं। इस अल्फा वाले टर्म को इक्वल के साइन से इस वाले टर्म को इधर ला रहा हूं, तो अल्फा इसमें से और इसमें से अल्फा कॉमन आ जाएगा। तो यहां से अल्फा कॉमन आकर के क्या बचेगा इस वाले टर्म में, R2 माइनस R2 T1 R1 T2। इस वाले टर्म को इधर ला करके अल्फा कॉमन ले रहा हूं बच्चों। एक काम कर लो, देखिएगा ये इस वाले टर्म को इक्वल से इधर ला रहा हूं और अल्फा उसमें से कॉमन ले रहा हूं। तो यहां से बचेगा R1 T2 माइनस R2 T1 इजिकल टू इस वाले टर्म को उधर ले जा रहा हूं R2 माइनस R1। तो यहां से अल्फा बराबर आ जाएगा, अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, R2 माइनस R1, और ये वैल्यू आ जाएगी नीचे। तो अल्फा के लिए फॉर्मूला आ जाएगा यहां से, यहां पर अल्फा इजिकल टू आ जाएगा R2 माइनस R1। जरा गौर से देखना बच्चों, अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। ये बात क्लियर है? ये फॉर्मूला क्लियर है? ये फॉर्मूला रटना नहीं है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया। ये रहा अल्फा इजिकल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1, ये वाला फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला मैंने इसमें से निकाला है। यहां तक तो ठीक है बच्चों? तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट देख लो, अदरवाइज अगर ये से भूल भी जाओ आप तो इस फॉर्मूले में T की जगह पर RT की जगह पर T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R1 लिख देना, यहाँ पर T1 या R1, और T2 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R2 लिख देना। दो इक्वेशन बना करके फर्स्ट सेकंड डिवाइड बाई सेकंड, R0 से R0 कैंसिल, R1 बाई R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 अपॉन 1 प्लस अल्फा T2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो ये आ जाएगा, इसमें से इधर ला करके अल्फा कॉमन ले लेना। यहाँ तक बात क्लियर है? ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है? यहाँ से आगे की बात कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पर देखो जरा इस वैल्यू को क्या लिख दिया है, इस फॉर्मूले को अल्फा बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। एक्चुअल में ये R1 और R2 है क्या, जैसे ये कोई बल्ब है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इस बल्ब के फिलामेंट का T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस इसका R1 है और इस बल्ब के फिलामेंट के द्वारा कंज्यूम पावर P1 है, और इसी फिलामेंट का T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस R2 है और बल्ब के फिलामेंट के द्वारा कंज्यूम पावर P2 है। और एक फॉर्मूला हम जानते हैं बच्चों, नहीं जानते हैं तो आप जान जाएं, P बराबर एक फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई R। जिस मेंस से इस बल्ब को ऑपरेट कर रहे हो उस मेंस का वोल्टेज V सेम है, तो P रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, R के हो जाएगा। तो R रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे, P, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को जब हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस R2 T1। जरा गौर से देखना, R2 की जगह पर क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन P2, इस वाले से 1 अपॉन P2 माइनस 1 अपॉन P1 अपॉन इस R1 की जगह पर 1 अपॉन P1 इंटू T2 माइनस R2 की जगह पर 1 अपॉन P2 इंटू T1।
एलसीएम P1 P2 आ गया, तो ये तो P1 आ जाएगा इधर, अब P2 आ जाएगा इधर, तो अल्फा बराबर आ जाएगा P1 माइनस P2 अपॉन P2 T2 P2 T2 माइनस P1 T1, ये अल्फा बराबर रिलेशन ये आ जाएगा बच्चों। क्लियर है? तो यहां पर अल्फा बराबर R2 माइनस R1 बाई R1 T2 माइनस R2 T1 जो लिखा है ना, इसकी बराबर मैंने लिख दिया है P1 माइनस P2 अपॉन P2 T2 माइनस P1 T1, वो मैंने ये लिखा है P1 माइनस P2 अपॉन P2 T2 माइनस P1 T1। ये आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, नोट कर लीजिए आप इसको ठीक से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। नोट कर लिया? वेरी गुड। यहां से आगे की बात करें बच्चों, बस थोड़ा सा पॉइंट और सुनो। इन केस ऑफ कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, इन केस ऑफ कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम सेलेनियम एंड इलेक्ट्रोलाइट, ये कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम है क्या चीज? ये सेमीकंडक्टर है। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वैल्यू ऑफ अल्फा नेगेटिव, मतलब सेमीकंडक्टर्स के लिए और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बेटा नेगेटिव होता है। इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर है ये सब क्या है? सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर है ये। इसका मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वैल्यू ऑफ अल्फा इज नेगेटिव, हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स डिक्रीज एज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घटता है, जबकि मेटल्स और एलॉय ऑफ मेटल्स का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। ये बात याद रखेंगे बच्चों, वेरी गुड। मैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे बच्चों। तब तक के लिए आप इस वीडियो को सुनें और रिवाइज कर लें और नोट जरूर कर लेना बच्चों लेक्चर।